कई दशकों तक एक ऐसा आदमी था जिसको पूरी दुनिया अनटचेबल मानती थी। पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स, कॉन्वॉयज और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के लिए वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन का प्रोटेक्टर था। अपने दुश्मन के लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट। और ईरान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए वो एक ब्रूटल डिटेक्टर भी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम लीडर अली खामेनी, 36 साल तक मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल आदमी। फिर 28 फरवरी 2026, जी हाँ, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना पब्लिक अल्टीमेटम, सिर्फ एक यूएस इजरायली जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन और पूरा 36 साल की हुकूमत खत्म। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। बात है 1939 अप्रैल 19, ईरान के मसाद शहर में पैदा होते हैं अली हुसैनी खामेनी। आज पूरी दुनिया उन्हें ईरान की सुप्रीम लीडर के नाम पे जानती है, लेकिन स्टोरी यहीं से स्टार्ट नहीं होती। स्टोरी स्टार्ट होता है एक छोटे घर से जहां गरीबी नॉर्मल थी। खामेनी एक रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिताजी एक क्लेरिक थे, यानी कि समाज में उनका बहुत रिस्पेक्ट था, लेकिन पैसा लगभग नहीं थे। उनके घर पे सिर्फ एक ही कमरा था, जो कि खामेनी खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। जब घर पे कोई गेस्ट आते थे तो उनको बेसमेंट में जाना पड़ता था, क्योंकि घर पे इतना स्पेस नहीं होती थी। सोचो, एक छोटा सा लड़का टाउन गलियों में बड़ा हो रहा है, लिमिटेड फूड, लिमिटेड मनी, लेकिन एक चीज अनलिमिटेड था, वो था एम्बिशन। जी हाँ, वो बचपन से ही बुक्स में इंटरेस्ट लेते थे, रिलीजियस पढ़ाई, पोएट्री। फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में डेवलप होने लगा, और शायद वही स्ट्रगल, वही फ्रस्ट्रेशन उनका माइंडसेट को धीरे धीरे शेप कर रहा था। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पावर का वो जो भूख है ना, वो स्ट्रगल से आता है, कंफर्ट से नहीं। कभी कभी खाने के लिए घर पे सिर्फ ब्रेड और खिसमिस होते थे। जी हाँ, और धीरे धीरे वो बच्चा ईरान के वो सिस्टम को नफरत करने लगा। उस वक्त ईरान पर रूल कर रहे थे शाह मोहम्मद रेजा। जी हाँ, जिनको अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, और उनके पास थे साबक, एक ऐसे सीक्रेट पुलिस जिनके नाम सुन के लोग डर जाते थे। बात है 1963, जब खामेनी ओपनली शाह के अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट करते हैं, और फिर वहीं से उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फिर पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, एक बार नहीं बल्कि बार बार। रेड, अरेस्ट, इंटरोगेशन, टॉर्चर, कई महीनों तक जेल में, इलेक्ट्रिक शॉक, ब्रूटल क्वेश्चनिंग, आइसोलेशन, सब कुछ फेस किया। फिर उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया ताकि वो चुप हो सके। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यही थी कि हर अरेस्ट के बाद वो और खतरनाक बन के वापस आते थे। जितना सिस्टम उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था ना, उतना वो सिस्टम के करीब हो रहे थे सिस्टम को गिराने के लिए। बात है 1981, ईरान ऑलरेडी कैओस में था। बॉम्बिंग, असैसिनेशन, पॉलिटिकल वायलेंस सब जगह। उस दिन खामेनी तेहरान के एक मस्जिद में स्पीच दे रहे थे। नॉर्मल क्राउड थी, नॉर्मल सेटअप, और सामने था एक टेप रिकॉर्डर, जो कि स्पीच को रिकॉर्ड करने के लिए। किसी को आइडिया नहीं था कि उसका अंदर बॉम्ब छुपा हुआ है। फिर हुआ एक मासिव एक्सप्लोजन, पूरा मस्जिद हिल गया। लोगों को लगा कि खामेनी मर चुके हैं। लेकिन उस एक्सप्लोजन के बाद दुनिया कभी खामेनी को अपनी राइट हैंड यूज करते हुए नहीं देखा। फिर 1981 से 1989 तक अली खामेनी ईरान के प्रेसिडेंट रहे। ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं था। जी हाँ, ये ईरान इराक का वार के टाइम था, जहां लाखों लोग मर रहे थे। पूरा कंट्री डर, मिसाइल और फनरल के बीच सर्वाइव कर रहा था। लेकिन खामेनी इसी कैओस में सिस्टम के अंदर और पावरफुल बनते गए। फिर आया 1989, जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन का फाउंडर आयतोल्ला खोमेनी मर गए, और सडनली ईरान को चाहिए था एक नया सुप्रीम लीडर। प्रॉब्लम यही थी कि खामेनी उस रोल के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। ईरान की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम लीडर को टॉप लेवल रिलीजियस अथॉरिटी होना जरूरी था, लेकिन उस टाइम पे खामेनी उस लेवल पर नहीं थे।
फिर कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा बदलाव किया गया और खामेनी को लीगली ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। और बस एक फॉर्मर प्रिजनर, एक बॉम्ब सर्वाइवर और एक प्रेसिडेंट ऑफिशियली ईरान का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका था। फिर खामेनी प्रॉपरली पावर में सेटल होने के बाद ईरान में ऐसा कुछ नहीं रहा जो उनके कंट्रोल के बाहर था। जी हाँ, मिलिट्री, इलेक्शंस, फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जुडिशियरी, लगभग सब कुछ एक ही ऑफिस से रन होते थे। धीरे धीरे ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं रहा, वो एक नेटवर्क बन चुका था। जी हाँ, और बहुत सारा इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक लेबनान में हजबुल्ला, यमन में हाउतीस और गाजा में हमास, इराक में कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स और मिडिल ईस्ट में जिधर भी कॉन्फ्लिक्ट होता था उधर ईरान का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं मिल जाता था। 36 साल से ना इलेक्शन शुरू में हटा सका, ना असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, ना प्रोटेस्ट, ना सैंक्शन। एक आदमी, एक आइडियोलॉजी और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा एम्पायर। फरवरी 28 से बहुत पहले एक ऐसी वार चल रही थी जिसका ऑफिशियली एग्जिस्टेंस ही डिनाई किया जाता था। कोई टैंक्स नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई विक्टोरी स्पीचेस नहीं। जी हाँ, सिर्फ शैडोज और प्रिसीशन। ईरान और इसराइल एक दूसरे से बहुत सालों से एक सीक्रेट इनविजिबल बैटलफील्ड में लड़ रहे थे। सीक्रेट असैसिनेशन, साइबर अटैक, एक्सप्लोजन, स्पाई नेटवर्क और भी बहुत सारी चीज़ें। एक साइड में था मोसाद जो दुनिया की सबसे फियर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक, और दूसरे साइड में था ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड नेटवर्क। जी हाँ, साइंटिस्ट रात को घर वापस आने का टाइम गायब हो जाना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज में अनएक्सप्लेन्ड ब्लास्ट होना, कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाना और मिसाइल बेसेस में मिस्टीरियसली ब्लास्ट होना। जी हाँ, कभी ड्रोन अटैक, कभी साइबर वारफेयर और कभी रैंडम कार एक्सप्लोजन। और सबसे डेंजरस, किसी को ऑफिशियली ब्लेम नहीं किया जाता था। ये एक शैडो वार थी जहाँ फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़ा जाता था। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के अंधेरे में ये दो कंट्री एक दूसरे को ब्लीड कर रहे थे। 2010 से 2020 के बीच ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक एक करके एलिमिनेट होने लगे। कोई कार एक्सप्लोजन से, कोई पॉइजनिंग में, कोई गन फायर के बीच। लेकिन हर इंसिडेंट के बाद एक ही क्वेश्चन आता है कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन अनऑफिशियली सबको पता था ये सब कौन कर रहा है। फिर नवंबर 2020 में एक शॉकिंग असैसिनेशन होता है। मोहसेन फखरीजादे, जी हाँ, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मास्टरमाइंड थे और इन्हें बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसी द फादर ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं। ब्रॉड डेलाइट तेहरान में हाई सिक्योरिटी कन्वे के साथ सडनली गनफायर स्टार्ट होता है और कुछ ही मिनट में ईरान का सबसे प्रोटेक्टेड साइंटिस्ट मर चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था, रिपोर्ट के मुताबिक गन एआई असिस्टेड और रिमोट कंट्रोल था, सिर्फ बुलेट और हाई परफेक्शन का साथ। जी हाँ, फिर भी ये इंसिडेंट का बाद कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। 2010 में स्टक्सनेट, जी हाँ, ये शैडो वार के चलते स्टक्सनेट जो एक कंप्यूटर ओर्म है, ईरान का नतंजा न्यूक्लियर फैसिलिटी में हजारों से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज डिस्ट्रॉय कर दिए। इन बीते हुए सालों में इसराइल ने ईरान के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स बनाए। जी हाँ, 2018 में ईरान की वेयरहाउस से इसराइल एजेंसियों 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स चुरा ली और ईरान को बहुत दिन के बाद पता चला। मकसद सिर्फ मॉनिटर करना नहीं था, मकसद ये था कि जब एक एस्केलेशन हो तो कोई चीज़ मिस ना हो। 2025 तक यूरेनियम एनरिचमेंट लगभग 60% के आसपास पहुंच गया था, यानी कि वेपन ग्रेड लेवल के आसपास। डिप्लोमेट्स अभी भी होप की बात कर रहे थे। ओमानी मीडिएटर बैक चैनल बैच चल रहा था, लेकिन हर मीटिंग के बाद डिस्ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। रेड सी में हाउतीस अटैक, इराक और सीरिया के यूएस बेसिस पर रॉकेट फायर। अभी ये जो ईरान इसराइल के बीच वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे शैडो से निकलकर वो अभी वो रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा था। ईरान के अंदर भी प्रेशर बढ़ रहे थे। जी हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस, सैंक्शन, पब्लिक बाहर आके प्रोटेस्ट करने लगी। ये क्रैकडाउन धीरे धीरे बाहर आने लगा और इंटरनेशनल कंडेंशन बढ़ने लगा। फिर भी तेहरान पीछे हटने के लिए रेडी नहीं था। फिर यूएस और इसराइल के बीच मल्टीपल फोन कॉल्स, मल्टीपल हाई लेवल मीटिंग्स। बाद में इंटेलिजेंस एजेंसीज क्लेम करते हैं कि पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, लोकेशन।
टारगेट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था। हजारों से ज़्यादा सिक्योरिटी, अंडरग्राउंड बंकर्स, कॉन्वॉयज और सीक्रेट कम्युनिकेशन लाइंस। एनालिस्ट का मुताबिक अगर वो एक बार डिसअपियर हो जाते तो महीनों तक उनको ट्रैक करना लगभग मुश्किल ही था। कई सालों की सर्वेलेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन एसेट्स और सैटेलाइट ट्रैकिंग के बाद एक टीनी विंडो ओपन होती है, वो फिर कुछ ही घंटों के लिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक CIA को पता चला कि ईरान के टॉप लीडरशिप तेहरान में सैटरडे मॉर्निंग को गैदर होने वाले, जी हाँ, इंक्लूडिंग अली खमेनी। लोकेशन ईरान के मोस्ट प्रोटेक्टेड कंपाउंड में से एक था, जी हाँ। जहां सुप्रीम लीडर के ऑफिसेस, प्रेसिडेंट ऑफिसेस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑपरेट करते थे। CIA को यह कैसे पता चला? किसी को एग्जैक्ट आंसर पता नहीं थे। मे बी इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सर्विलांस या फिर ह्यूमन एजेंट्स, लेकिन जो भी हो, इंफॉर्मेशन इमीडिएटली इसराइल के साथ शेयर किया गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली ऑपरेशन का हिंट भी दिया था, जी हाँ। ओरिजिनली स्ट्राइक रात को होने वाली थी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी ने सब कुछ चेंज कर दिया क्योंकि मीटिंग अभी हो रहा था, तो एक्शन उनको अभी ही लेना था। इसलिए इसराइल तुरंत ही मूव करता है। अराउंड 6 AM मॉर्निंग लोकल टाइम इसराइल फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं लॉन्ग रेंज प्रिसिशन मिसाइल के साथ। जी हाँ, डेस्टिनेशन था तेहरान। ओरिजिनली सेम मोमेंट पर US की साइबर कमांड रिपोर्टेडली ईरान की कम्युनिकेशन डिसरप्ट करते हैं और ईरान की कम्युनिकेशन सिस्टम, रेस्पॉन्स सिस्टम टेम्पोरली बंद हो जाता है और फिर बॉम्ब हिट करता है उस बिल्डिंग पर जहां इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक पूरा सीनियर लीडर्स का मीटिंग चल रहा था। जी हाँ, ईरान की मिलिट्री कंप्लीटली हेवीली डिवास्टेटेड हो गई। जी हाँ, टॉप कमांडर्स मारे गए और सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मारे गए और नियर बाई बिल्डिंग में सुप्रीम लीडर अली खमेनी भी मारे गए। जी हाँ, कुछ ही घंटों में पूरा ईरान शॉक हो गया था क्योंकि सुप्रीम लीडर चले गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एटलीस्ट 13 सीनियर ऑफिशियल्स मारे गए थे। जी हाँ, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड का कमांडर्स, इंटेलिजेंस चीफ्स और सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स। रिपोर्ट के मुताबिक सिविलियंस भी इसी स्ट्राइक में हेवी प्राइस पे किया। जी हाँ, क्योंकि 100 से ज़्यादा मौत और कई सारे इंजर्ड भी हुए थे। नियर बाई स्कूल्स, हॉस्पिटल और रेसिडेंशियल नेबरहुड इसी स्ट्राइक जोन के अंदर आसपास आ गया था। जी हाँ, ईरान इमीडिएटली रिटेलिएट करता है। जी हाँ, बहुत सारे मिसाइल्स फायर किया जाता है इसराइल की तरफ और गल्फ रीजन में US बेसिस को टारगेट किया जाता है और एंटायर रीजन पूरा ऑल आउट वार की तरफ जा रहा था। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन यही था, खामेनी के बाद ईरान को कौन लीड करेगा? ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लीडर को बहुत सारा पावर देता है, मिलिट्री कमांड, फॉरेन पॉलिसी और इलेक्टेड ऑफिशियल को ओवरराइड करना, बहुत सारी चीज़ें। तो उनके बिना एक सिस्टम अनसर्टनिटी में इंटर कर रहा था। जी हाँ, उसी अनसर्टनिटी के बीच अटेंशन एक नाम का ऊपर स्विच होता है। जी हाँ, मुस्तफा खामेनी, अली खामेनी के बेटे। एक पावरफुल बिहाइंड द सीन फिगर। जी हाँ, जिनका कनेक्शन पूरा सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा था। खामेनी के डेथ 21वीं सेंचुरी के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल मूवमेंट में से एक बन सकती है। जी हाँ, स्ट्राइक सपोर्टर्स के लिए ये एक डेंजरस रिजाइम का एलिमिनेशन था, लेकिन क्रिटिक्स के लिए ये एक हेड ऑफ स्टेट का असैसिनेशन था। जी हाँ, जो एक एंडलेस वार इग्नाइट कर सकती है। अब जो चल रहा है, क्या वो मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए चेंज कर देगा, या इंटरनल केओस में ईरान हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, या फिर और भी स्ट्रांग बन सकता है? जी हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा।